दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जब उसने अपनी खुशी के बारे में सोचा तो पूरा समाज उसके खिलाफ खड़ा हो गया। आखिर उसके इस फैसले का क्या अंजाम हुआ? आइए जानते हैं फिल्म नूरुसामी की कहानी। कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से होती है, जहां देर रात हम मिलते हैं सिल्वी से। वो अपने घर में अकेली बैठी रो रही है। उसकी उम्र लगभग 40 साल है, लेकिन जिंदगी के संघर्षों ने उसे समय से पहले ही बूढ़ा बना दिया है। उसकी आंखों में ऐसा दर्द है जैसे उसने अपनी सारी खुशियां खो दी हों। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसके बड़े बेटे भास्कर की होती है। कुछ ही सेकंड बाद छोटे बेटे विवेक का भी फोन आने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सेल्वी दोनों में से किसी का भी फोन नहीं उठाती। वो चुपचाप बैठी रहती है, जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला ले चुकी हो। कुछ देर बाद वो घर का दरवाजा बंद करती है और बिना किसी को बताए गांव से निकल पड़ती है। रास्ते में कुछ लोग उसे देखकर पूछते हैं कि इतनी रात को कहां जा रही हो। सेल्वी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहती है कि वो पद यात्रा पर जा रही है और सुबह तक वापस नहीं आएगी, लेकिन उसकी आंखों में जो दर्द है वो साफ बता रहा होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। वो तेजी से बस स्टैंड की तरफ बढ़ती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि मुख्य सड़क से जाने पर बस छूट जाएगी। इसलिए वो खेतों के बीच से शॉर्टकट लेने का फैसला करती है। रात का सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और अकेली चलती सेल्वी। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल होती है। अगले ही पल एक जंगली सूअर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। सेल्वी घबरा जाती है और जान बचाने के लिए भागने लगती है, लेकिन सूअर लगातार उसका पीछा करता रहता है। कुछ ही सेकंड में सेल्वी को समझ आ जाता है कि अगर उसने तुरंत कुछ नहीं किया तो उसकी जान जा सकती है। तभी उसे पास में एक पुराना कुआं दिखाई देता है। बिना एक पल सोचे वो सीधे उस कुएं में छलांग लगा देती है और यही कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ देती है। आखिर सेल्वी इतनी रात को घर छोड़कर क्यों निकली थी? वो अपने बेटों का फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और ऐसी कौन सी बात थी जिसने उसे जिंदगी से हार मानने पर मजबूर कर दिया? इन सवालों के जवाब हमें 15 साल पीछे ले जाते हैं। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सेल्वी की उम्र तब सिर्फ 25 साल थी। वो अपने पति और 2 छोटे बच्चों के साथ एक साधारण लेकिन खुशहाल जिंदगी जी रही थी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन अचानक उसके पति की मौत हो जाती है। उस पल से उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। जिस महिला ने अपने आने वाले जीवन के सपने पति के साथ देखे थे, उसे अब अकेले ही 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। गांव वाले कुछ दिन तक सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है। अब सेल्वी के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि वो अपने बच्चों को कैसे पालेगी। वो अपने माता पिता और भाई के पास मदद मांगने जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद कोई उसके बच्चों की जिम्मेदारी में उसका साथ देगा, लेकिन वहां पहुंचकर उसे निराशा ही मिलती है। उसका भाई साफ कह देता है कि उसके अपने बच्चे हैं और वो ज्यादा जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। सेल्वी अपनी मां से विनती करती है कि कम से कम कुछ समय के लिए उसके साथ चलकर बच्चों को संभालने में मदद कर दें, लेकिन उसकी मां भी अपने पति को छोड़कर जाने से मना कर देती है। उस समय सेल्वी पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उसी दिन वो फैसला करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, वो अपने दोनों बेटों को खुद पालकर बड़ा करेगी। इसके बाद शुरू होता है उसका असली संघर्ष। कभी खेतों में मजदूरी, कभी ईंट उठाने का काम, कभी लोगों के घरों में सफाई, तो कभी दिहाड़ी पर कोई भी काम। वो जो भी काम मिलता है कर लेती है। कई बार उसके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, कई बार शरीर दर्द से टूट जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक सपना होता है, अपने बच्चों को पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बनाना। दूसरी तरफ गांव का माहौल भी उसके लिए आसान नहीं होता। कम उम्र में विधवा हुई महिला को वहां लोग इंसान की तरह नहीं बल्कि बोझ की तरह देखते हैं। कोई उसके सामने सहानुभूति दिखाता है तो कोई पीठ पीछे बातें करता है। कई पुरुष उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल्वी हर बार अपने आत्मसम्मान की रक्षा करती है और किसी के सामने झुकती नहीं। समय गुजरता है और दोनों बेटे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। वे अपनी मां की मेहनत को देखते हैं और पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने लगते हैं। सेल्वी चाहती तो उन्हें हॉस्टल भेज सकती थी, लेकिन वो अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाती, इसलिए हर मुश्किल सहकर भी उन्हें अपने साथ ही रखती है। उसकी दुनिया सिर्फ उसके दोनों बेटे होते हैं। धीरे धीरे साल बीतते जाते हैं और बच्चे स्कूल खत्म करके आगे की पढ़ाई के लिए शहर चले जाते हैं। यहां तक तो सब ठीक लगता है, लेकिन असली अकेलापन अब शुरू होता है। जब दोनों बेटे पढ़ाई के लिए शहर चले जाते हैं तो पहली बार सेल्वी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। जिस घर में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटा रहने लगता है। दिन भर काम करके लौटने के बाद उसे किसी से बात करने वाला भी नहीं मिलता। कई बार वो खुद से बातें करने लगती है।
कई बार खाली दीवारों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो धीरे धीरे टूट रही होती है। इसी दौरान गांव के कुछ लोग उसकी मजबूरी को गलत नजर से देखने लगते हैं। कुछ पुरुष रात में उसके घर के आसपास घूमते हैं। कोई कहता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तुम्हें भी किसी सहारे की जरूरत होगी। कोई उसे लालच देता है तो कोई रिश्ते का झूठा प्रस्ताव रखता है, लेकिन इन सब के पीछे उनकी नीयत साफ दिखाई देती है। सेल्वी हर बार उन्हें डांट कर भगा देती है। एक तरफ अकेलापन उसे अंदर से खा रहा होता है और दूसरी तरफ समाज उसे चैन से जीने नहीं देता। इसी बीच उसे एक ट्रैवल एजेंसी में अस्थायी नौकरी मिल जाती है। वो वहां पूरी ईमानदारी से काम करती है, लेकिन वहां भी लोग उसे विधवा होने की वजह से अलग नजरों से देखते हैं। कुछ लोग उसके हाथ से कागज तक लेने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि विधवा महिला का छूना अशुभ होता है। सोचिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के लिए कुर्बान कर दी, उसी महिला को समाज अशुभ कहकर दूर करता है। यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच है। इसी दौरान गांव में रहने वाला पच्चई मुथु नाम का आदमी भी बार बार सेल्वी के पीछे पड़ने लगता है। वो दिखावे में तो सामान्य बात करता है, लेकिन उसकी नीयत कभी साफ नहीं होती। वो हमेशा मौका ढूंढता रहता है कि किसी तरह सेल्वी को अपने जाल में फंसा सके, लेकिन सेल्वी उसकी हर कोशिश नाकाम कर देती है। एक दिन सेल्वी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करती है, लेकिन सरकारी दफ्तर में उसे बताया जाता है कि बिना रिश्वत दिए काम नहीं होगा। ये बात वो अपने परिचित स्कूल शिक्षक से कर रही होती है। तभी पास खड़ा पच्चई मुथु मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आखिर जिंदगी भर विधवा बनकर ही तो रहना है, फिर इतना संघर्ष क्यों कर रही हो। लेकिन इस बार सेल्वी चुप नहीं रहती। वो पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कहती है। वो कहती है कि क्या विधवा होने का मतलब यह है कि उसकी सारी इच्छाएं मर जाए? क्या पति के मर जाने के बाद एक महिला को जिंदगी भर अकेले ही जीना चाहिए? क्या उसे दोबारा खुश रहने का हक नहीं है? उसके ये शब्द सुनकर वहां मौजूद शिक्षक भी भावुक हो जाते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि समाज ने ऐसी महिलाओं के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जो आगे चलकर सिर्फ सेल्वी की नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाला होता है। कुछ दिनों बाद शिक्षक उससे कहते हैं कि अगर वो सच में चाहे तो वे उसके लिए किसी अच्छे इंसान की तलाश कर सकते हैं। यह सुनकर सेल्वी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। वर्षों बाद किसी ने उसकी भावनाओं को समझा था, लेकिन अगले ही पल उसे अपने बेटों का ख्याल आता है। वो कहती है कि सबसे पहले उसके बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए। अगर वे तैयार नहीं हुए तो वो कभी आगे नहीं बढ़ेगी। शिक्षक उसकी बात मान लेते हैं। कुछ समय बाद जब बड़ा बेटा भास्कर गांव आता है तो शिक्षक उससे अकेले में बात करते हैं और उसकी मां की इच्छा के बारे में बताते हैं। ये सुनते ही भास्कर जैसे पत्थर का हो जाता है। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। वो कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सेल्वी पूरे दिन घबराई रहती है। उसे समझ नहीं आता कि अब बेटे का सामना कैसे करेगी। रात को जब भास्कर घर लौटता है तो सेल्वी हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर जमा हुआ झटका अचानक गुस्से में बदल जाता है। भास्कर तेज आवाज में बोल पड़ता है और बिना कुछ समझे अपनी मां की बात का विरोध कर देता है। उसके शब्द सेल्वी के दिल को चीर देते हैं। वो कुछ नहीं कहती, बस चुप हो जाती है। उस रात दोनों की आंखों में नींद नहीं आती। एक तरफ मां टूट चुकी होती है, दूसरी तरफ बेटा भी उलझन में डूब जाता है। वो शहर लौट जाता है, लेकिन अब उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता। क्लास में बैठा रहता है, पर ध्यान कहीं और होता है। कई बार फोन बजता है, लेकिन वो अपनी मां का कॉल तक नहीं उठाता। उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो गुस्सा किस बात पर है। उधर सेल्वी बेटे की दूरी को महसूस करती है और समझ जाती है कि उसकी एक इच्छा ने बेटे को अंदर से हिला दिया है। तब वो फैसला करती है कि अब कभी इस विषय को नहीं छेड़ेगी। वो एक चिट्ठी लिखती है और उसमें साफ साफ लिखती है कि वो दोबारा शादी की बात हमेशा के लिए भूल चुकी है। बेटे को परेशान करने से अच्छा है कि वो अपनी बाकी जिंदगी अकेले ही गुजार ले। ये चिट्ठी भास्कर तक पहुंचती है। उसे पढ़कर उसके मन का बोझ कुछ कम हो जाता है। वो फिर पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू करता है। देखते ही देखते 5 साल गुजर जाते हैं। भास्कर अपनी पढ़ाई पूरी करके शहर में एक कोचिंग सेंटर चलाने लगता है। छोटा बेटा विवेक भी कॉलेज में पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ सेल्वी पहले की तरह अकेले गांव में रहती है, लेकिन अब उसका अकेलापन और भी गहरा हो चुका होता है। वो दिन भर काम करने के बाद घर आती है और कई बार घर की दीवारों से बात करने लगती है। कभी पंखे को देखकर बातें करती है, कभी पुराने फोटो एल्बम खोलकर बैठ जाती है।
उसका जीवन जैसे सिर्फ समय काटने का नाम बन चुका होता है। इसी बीच विवेक कॉलेज की छुट्टियों में गांव आता है। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी बस में सफर कर रही होती है। दुर्भाग्य से गांव की एक महिला दोनों को साथ देख लेती है और सीधे सेल्वी के पास शिकायत लेकर पहुंच जाती है। वो तरह तरह की बातें सुनाने लगती है, लेकिन सेल्वी गुस्सा करने के बजाय अपने बेटे से सच पूछती है। विवेक बिना झिझक बता देता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और लड़की भी उसे पसंद करती है। सबसे बड़ी बात, वो अपनी मां को भरोसा दिलाता है कि वो कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। बेटे की ईमानदारी देखकर सेल्वी उसके रिश्ते को स्वीकार कर लेती है। हालांकि वो कहती है कि पहले बड़े भाई की शादी होगी, उसके बाद उसकी बारी आएगी। सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। एक दिन भास्कर अचानक अपनी मां को फोन करता है। उसकी आवाज पहले जैसी नहीं होती। वो बहुत शांत होकर कहता है कि मां, अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनते ही सेल्वी सन्न रह जाती है। वही बेटा जिसने 5 साल पहले इस बात पर नाराजगी जताई थी, आज खुद ये बात कर रहा था। उसे विश्वास ही नहीं होता। तब फिल्म एक छोटे से फ्लैशबैक में जाती है। हमें पता चलता है कि कुछ समय पहले सेल्वी शहर में भास्कर के पास रहने गई थी। वहां उसने देखा था कि मां पूरे दिन अकेले कमरे में रहती है। कभी एक ही काम बार बार करती है, कभी कैमरे से बात करने लगती है जैसे वो उसका बेटा हो। एक दिन भास्कर ने रिकॉर्डिंग में देखा कि उसकी मां कैमरे से बात करते हुए कह रही है, देखो भास्कर, आज चूहेदानी में चूहा फंस गया। यह देखकर भास्कर की आंखें भर आई थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी मां उस चूहे की तरह 4 दीवारों में कैद हो चुकी है। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी मां की भावनाओं को कभी समझा ही नहीं। उसी दिन उसने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, वो अपनी मां को दोबारा खुश रहने का मौका जरूर देगा। वर्तमान में लौटकर वो अपनी मां से कहता है कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर उन्हें कोई अच्छा साथी मिल जाए तो उन्हें जरूर शादी करनी चाहिए। लेकिन इस बार सेल्वी खुद मना कर देती है। वो कहती है कि अब उम्र निकल चुकी है और लोग क्या कहेंगे। लेकिन भास्कर हार नहीं मानता। वो साफ कह देता है कि जब तक मां शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, वो खुद भी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर सेल्वी परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि बेटा जिद पर उतर आया है। वो उसके लिए लड़की देखना शुरू कर देती है ताकि उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाए। लेकिन भास्कर हर रिश्ते को मना कर देता है। आखिर एक दिन वो साफ शब्दों में कह देता है कि अगर मां शादी नहीं करेंगी तो वो भी कभी शादी नहीं करेगा। उधर विवेक की प्रेम कहानी भी मुश्किल में पड़ जाती है। लड़की के घर वालों को उनके रिश्ते की खबर लग जाती है। पहले ही वहां माहौल खराब होता है। ऊपर से जब लड़की को पता चलता है कि विवेक की मां पुनर्विवाह करने वाली है तो वो डर जाती है। उसे लगता है कि उसके घरवाले ये रिश्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। शुरुआत में विवेक भी अपनी मां की शादी के खिलाफ सोचने लगता है, लेकिन भास्कर उसे बैठाकर समझाता है कि जिस मां ने पूरी जिंदगी उनके लिए कुर्बान कर दी, क्या उसे खुश रहने का अधिकार नहीं है। लंबी बातचीत के बाद विवेक भी अपने भाई की बात समझ जाता है। वो फैसला करता है कि सबसे पहले मां की खुशी जरूरी है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पाती और रिश्ता खत्म कर देती है। अब पूरा परिवार एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका होता है जहां सब कुछ दांव पर लगा होता है। मां की खुशी, बेटों का भविष्य और समाज की सोच, सब एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं। उधर सेल्वी को लगने लगता है कि उसकी वजह से उसके बेटों की जिंदगी रुक गई है। वो बार बार समझाने की कोशिश करती है कि उसे शादी नहीं करनी, लेकिन दोनों बेटे अपनी बात पर अड़े रहते हैं। एक दिन बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों बेटे नाराज होकर घर छोड़ देते हैं। उनके जाने के बाद सेल्वी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी ही समस्या बन गई है। उसी रात वो फैसला करती है कि अगर वो कुछ समय के लिए कहीं चली जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो किसी को कुछ बताए बिना घर छोड़ने का निर्णय लेती है और यही वो रात होती है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। वो फोन घर में छोड़कर निकल जाती है, बस पकड़ने की कोशिश करती है और फिर जंगली सूअर से बचते हुए कुएं में गिर जाती है। यानी अब कहानी फिर वर्तमान में लौट आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या सेल्वी बच पाएगी? अगर बच गई तो क्या वो आखिरकार शादी के लिए तैयार होगी? और अगर तैयार हुई तो क्या गांव वाले उसे ये अधिकार देंगे? असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सोच को चुनौती देने वाला है। ठंडे पानी में डूबती हुई सेल्वी की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है और वो संघर्ष याद आता है जो उसने पिछले 15 सालों में झेला था। धीरे धीरे उसकी ताकत जवाब देने लगती है और वो पानी में डूबने लगती है।
लेकिन किस्मत शायद अभी उसकी कहानी खत्म नहीं करना चाहती थी। उसी समय वहां से कुछ श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए गुजर रहे होते हैं। उनमें एक महिला भी होती है जिसका नाम मोक्षिनी है। अचानक उसे किसी के पानी में गिरने जैसी आवाज सुनाई देती है। पहले तो बाकी लोग इसे भ्रम समझते हैं, लेकिन मोक्षिनी को यकीन होता है कि कोई मुसीबत में है। वो तुरंत लोगों को साथ लेकर कुएं के पास पहुंचती है। अंदर झांकने पर उन्हें सेल्वी दिखाई देती है, जो बेहोशी की हालत में डूब रही होती है। बिना एक पल गवाए मोक्षिनी सीधे कुएं में कूद जाती है और काफी मशक्कत के बाद सेल्वी को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। जब यह खबर गांव में फैलती है तो उसके रिश्तेदार और परिवार वाले घबरा कर अस्पताल पहुंच जाते हैं। भास्कर और विवेक भी भागते हुए वहां आते हैं। जैसे ही सेल्वी अपने दोनों बेटों को सामने देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि वो उनसे हमेशा के लिए दूर हो सकती थी। उसी पल वो मन ही मन एक फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अब अपने बच्चों को और दुख नहीं देगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद वो पहली बार दोनों बेटों के सामने बैठती है और कहती है कि अगर उनकी खुशी इसी में है तो वो शादी के लिए तैयार है। ये सुनते ही दोनों बेटे खुशी से भर जाते हैं। सालों की मेहनत के बाद आखिरकार उन्हें लगता है कि उनकी मां अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी है। अब शुरू होती है एक नए साथी की तलाश। भास्कर पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। वो अपनी मां की फोटो लेकर भरोसेमंद लोगों से बात करता है, लेकिन यह काम आसान नहीं होता। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि सेल्वी विधवा है। कुछ लोग उसकी उम्र का बहाना बनाते हैं तो कुछ समाज का। फिर भी दोनों बेटे हार नहीं मानते। दूसरी तरफ गांव का वही आदमी पच्चाई मुथु लगातार उन पर नजर रख रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। उसे सिर्फ इतना दिखाई देता है कि कोई ब्रोकर बार बार सेल्वी के घर आ रहा है। धीरे धीरे उसके मन में शक पैदा होने लगता है, लेकिन उसे अभी पूरी सच्चाई नहीं पता होती। इसी दौरान मोक्षिनी और सेल्वी की दोस्ती गहरी हो जाती है। दोनों अक्सर मंदिर साथ जाती हैं और अपने जीवन की बातें साझा करती हैं। एक दिन मंदिर में मोक्षिनी भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई एजुमलाई को एक अच्छी जीवन संगिनी मिल जाए। यह बात सुनकर सेल्वी के मन में उत्सुकता पैदा होती है। वो एजुमलाई के बारे में जानना चाहती है। कुछ दिनों बाद मोक्षिनी उसे अपने भाई के घर लेकर जाती है। यहीं से कहानी में एजुमलाई की एंट्री होती है। एजुमलाई एक बेहद सरल, ईमानदार और दयालु इंसान होता है। उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा विदेश में मेहनत करके परिवार के लिए बिताया था, लेकिन जब वो अपने गांव लौटा तो कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तब से वो अकेला जीवन जी रहा था। उसके साथ सिर्फ उसकी बुजुर्ग रिश्तेदार रहती थी, जिसकी वो पूरे समर्पण से देखभाल करता था। जब सेल्वी उसके घर पहुंचती है तो वो एक अलग ही दुनिया देखती है। घर साफ सुथरा है, खाना खुद एजुमलाई ने बनाया है और उसके व्यवहार में किसी तरह का दिखावा नहीं है। वो छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने वाला इंसान है। बातचीत के दौरान सेल्वी महसूस करती है कि ये आदमी बाकी लोगों जैसा नहीं है। वो उसे किसी देवी या त्याग की मूर्ति की तरह नहीं देखता, बल्कि एक सामान्य इंसान की तरह सम्मान देता है। दूसरी तरफ एजुमलाई भी सेल्वी के संघर्षों के बारे में सुनकर प्रभावित हो जाता है। पहली मुलाकात के बाद ही दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा हो जाता है। कुछ दिनों बाद एजुमलाई अपने परिवार के साथ सेल्वी के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है, लेकिन यहां भास्कर एक समझदारी भरा कदम उठाता है। वो तुरंत रिश्ता पक्का नहीं करता। वो कहता है कि पहले उसे एजुमलाई को और करीब से समझना होगा। बाहर से देखने पर यह इनकार जैसा लगता है, लेकिन असल में भास्कर समाज से इस रिश्ते को छिपाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर गांव वालों को पहले से पता चल गया तो वे शादी रुकवा देंगे। अगले दिन वो खुद एजुमलाई से मिलने जाता है और सारी बात साफ कर देता है। वो कहता है कि उसकी मां ने पहली बार किसी के लिए हां कहा है और वो इस रिश्ते को हर हाल में सफल बनाना चाहता है। वो एजुमलाई से कहता है कि शादी को पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। ये सुनकर एजुमलाई मुस्कुरा देता है। उसी समय भास्कर पहली बार उसे अप्पा कहकर संबोधित करता है। ये शब्द सुनते ही एजुमलाई भावुक हो जाता है। शायद वर्षों बाद किसी ने उसे इतने अपनापन से पुकारा था। अब शादी की तैयारियां तेजी से शुरू हो जाती हैं। मंदिर के पुजारी को बुलाया जाता है, जरूरी सामान खरीदा जाता है और सब कुछ बेहद गुप्त तरीके से किया जाता है। लेकिन उधर पच्चाई मुथु को आखिरकार सच्चाई का पता चल जाता है। उसे मालूम पड़ जाता है कि सेल्वी की शादी होने वाली है। ये सुनते ही उसका अहंकार जाग उठता है। वो गांव के लोगों को भड़काना शुरू कर देता है।
वो कहता है कि अगर गांव की औरतें दूसरी शादी करने लगेंगी तो समाज बर्बाद हो जाएगा। वो लोगों के मन में डर और झूठ भर देता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं और वे तय करते हैं कि ये शादी हर हाल में रोकनी होगी। दूसरी तरफ सेल्वी के अपने रिश्तेदार भी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसका भाई, बहन और कुछ अन्य रिश्तेदार घर पहुंचते हैं और उसे अपमानित करने लगते हैं। वे कहते हैं कि इस उम्र में शादी करना शर्म की बात है। लेकिन इस बार सेल्वी चुप नहीं रहती। वो अपनी मां से पूछती है कि जब पिता जीवित थे तब वो उन्हें छोड़कर क्यों नहीं आई? अगर साथ की जरूरत सिर्फ पुरुषों को होती है तो महिलाओं को क्यों नहीं? उसके सवालों का किसी के पास जवाब नहीं होता। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि उसका भाई गुस्से में आकर उसके साथ हिंसा तक करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी पड़ोस की एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ वहां पहुंच जाती है और स्थिति संभल जाती है। उस महिला का पति हाल ही में मर चुका होता है। उसकी बातें सुनकर सेल्वी को अपना पुराना समय याद आ जाता है। तभी वो समझती है कि अगर वो पीछे हट गई तो उसके जैसी हजारों महिलाएं कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी। उसी पल वो तय कर लेती है कि अब चाहे जो हो जाए वो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। शादी का दिन आ जाता है। सुबह सुबह सेल्वी, उसके दोनों बेटे और एझुमलाई मंदिर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक नई समस्या का सामना करना पड़ता है। मंदिर बंद होता है और पुजारी भी नहीं आता। कुछ समय के लिए सभी घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद विरोधियों ने कोई चाल चल दी है। कुछ देर बाद व्यवस्थाएं होने लगती हैं और शादी की रस्में शुरू होने वाली होती हैं। लेकिन तभी पच्चईमुथु गांव वालों की भीड़ लेकर वहां पहुंच जाता है। कई लोगों के हाथों में हथियार होते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी भास्कर जोर से चिल्लाता है, कैमरा ऑन करो। अगले ही पल आसमान में कई ड्रोन उड़ने लगते हैं। दरअसल उसने पहले से ही एक योजना बनाई होती है। जिस लड़की से उसका रिश्ता तय हुआ था उसके परिवार वाले यूट्यूब कंटेंट बनाते थे। उन्हीं की मदद से पूरे घटनाक्रम की लाइव रिकॉर्डिंग की जा रही होती है। अब गांव वालों की हर हरकत कैमरे में कैद हो रही थी। भास्कर की दोस्त और बाकी लोग भीड़ को बताते हैं कि अगर वे शादी रोकने के लिए हिंसा करेंगे तो उन पर गंभीर कानूनी कार्रवाई होगी। ये सुनते ही ज्यादातर लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। पच्चईमुथु अकेला रह जाता है। आखिरकार उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद बिना किसी रुकावट के मंदिर में शादी की रस्में पूरी होती हैं। एझुमलाई सेल्वी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि यह शादी किसी प्रेम कहानी की जीत नहीं बल्कि सम्मान, समझ और इंसानियत की जीत बन जाती है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद भास्कर और विवेक अपने काम और पढ़ाई से वापस गांव लौटते हैं। उन्हें लेने के लिए खुद एझुमलाई आता है। वो अब सिर्फ उनकी मां का पति नहीं बल्कि उनके लिए पिता जैसा बन चुका होता है। घर पहुंचने पर चारों लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जहां कभी अकेलापन था वहां अब परिवार की हंसी गूंज रही होती है। और यहीं फिल्म एक बेहद मजबूत संदेश के साथ खत्म होती है। किसी महिला को देवी बनाकर उसकी इच्छाओं को मार देना सम्मान नहीं है। असली सम्मान उसे एक इंसान की तरह देखने में है जिसकी अपनी भावनाएं, सपने और खुश रहने का अधिकार होता है। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ सेल्वी की नहीं बल्कि उन हजारों महिलाओं की कहानी बन जाती है जो समाज के डर से अपनी इच्छाओं को दबाकर जीती रहती हैं। आज उनके लिए भी उम्मीद की एक नई किरण मौजूद है। तो दोस्तों, यही थी फिल्म नूरुसामी की बेहद भावुक और दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको फिल्म का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।